मॉर्निंग एवरीवन। मैंने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में संधि का ये इंट्रोडक्शन और संधि के प्रकार का ये चार्ट इस बारे में आपको बता दिया था और कहा था कि हम अगले वीडियो से इन संधियों को डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं स्वर संधि और उसके ये प्रकार 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो स्वर संधि, जिसको अचे संधि भी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया था। तो उसमें सबसे पहला उसका प्रकार है यन संधि। अब हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे कि जो भी संधि आएंगी उसका ये सूत्र हमें लर्न करना है और ये बॉक्सेस मैंने हर संधि में बनाए हैं। ये छोटी छोटी फॉर्मूलेस की ट्रिक है जिससे हमें याद रहेगा कि कौन सी संधि में हमें कौन सा फॉर्मूला लगा के किस प्रकार एक नया शब्द फॉर्म करना है। तो यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। कोई भी संधि होगी उसका सूत्र हम याद करेंगे और उसके बाद उसका फॉर्मूला वाला बॉक्स हमें याद रखना है। तो सबसे पहले इसका सूत्र है ई को यन ची। बहुत सिंपल है, याद रखना। यन संधि है तो उसके सूत्र में भी यन आ रहा है। ई को यन ची, इसकी वृत्ति है एक स्थाने यन भवती अच्छी परे। ठीक है, अब ये जो ई को यन ची सूत्र है, इसका मीनिंग क्या है? ये आपको दिख रहा है इक और यन। ठीक है, इसका अर्थ ये है या फिर इसका फॉर्मूला ये है कि इक ये प्रत्याहार है, इसके स्थान पर हमें यन प्रत्याहार करना है। अब इक प्रत्याहार कौन से है और यन प्रत्याहार कौन से है? अब माहेश्वरी सूत्र मैंने आपको दिखाया था। माहेश्वरी सूत्र में ये ई दिख रहा है और ये क, तो ई उ न रु लु क, ये एक पूरा मतलब ईक प्रत्याहार हो गया और उसके अंतर्गत आने वाले ये वर्ण हो गए। तो ये ईक प्रत्याहार। बीच में अगर कोई भी हलंत वर्ण आता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते और एंडिंग वाला भी नहीं। मतलब कौन से? ई उ और रु और लु, ये वर्ण आएंगे ईक प्रत्याहार में। तो ईक प्रत्याहार वर्ण जहाँ पर भी आएंगे यानी ई उ रु लु आएंगे तो हमें उसकी जगह पर क्या करना है? यन प्रत्याहार करना है। ये यन ये य व र ट ल और न, तो ये हो गया यन प्रत्याहार। अब इसमें ट और न हट जाएगा तो य व र और ल करना है। ठीक है, तो ये एक प्रत्याहार है, इसके जगह हमें यन प्रत्याहार करना है। इसलिए अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद नहीं होगा तो पहले आप वो याद कर लीजिए। तो ये हो गया ई को यनची। तो मैंने क्या बताया कि इक के जगह पर हमें यन करना है। ठीक है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि इक के सामने विजातीय स्वर, अब दो स्वर होते हैं, विजातीय और सजातीय। अब विजातीय स्वर यानी कि ई उ रु लु, ये क्या है? स्वर। इनके आगे इनके अलावा स्वर आना, यानी ई के आगे ई नहीं आना चाहिए, उ के आगे उ नहीं आना चाहिए, री के आगे री नहीं आना चाहिए और लू के आगे लू नहीं आना चाहिए। ये जो चार स्वर है इनको छोड़ के इनके आगे बाकी के कोई भी स्वर आएंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो हम ये ईक प्रत्याहार के जगह यन प्रत्याहार करेंगे। यानी कि ई की जगह य करेंगे, उ की जगह व करेंगे, री की जगह र करेंगे और लू की जगह ल करेंगे। अब ये कैसे करेंगे इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मंजीरी और सुधा नाम की जो बुक होती है उसमें से निकाल के, जैसे ई है तो फिर रस्व ई का और दीर्घ ई का एग्जाम्पल, फिर उ है तो रस्व उ का दीर्घ उ का, फिर री का और फिर उसके बाद लू का। तो ये एग्जाम्पल आप देख लेना, मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें एक्चुअली करना क्या है एग्जाम्पल के थ्रू। हम यन संधि का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि ई को यन ची ये सूत्र बार बार लर्न करने क्यों बोला गया है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम देखेंगे रस्व ई, इसके सामने हमें करना है ये हमारा फॉर्मूला है। कब? जब ई के सामने विजातीय स्वर आएगा। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सुधी प्लस उपास्य। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ई की मात्रा दिख रही है और यहाँ पर हमें उ दिख रहा है, यानी कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई कि ई के आगे विजातीय स्वर आ गया। तो अब हम ई के स्थान पर क्या करने वाले हैं? य करने वाले। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले
हम इस वर्ड में से स्वर को अलग कर देंगे, मतलब इस वर्ण में से स्वर को अलग कर देंगे, तो शुद्ध ये हलंत आ जाएगा और ई इसमें से अलग हो गया। उसके बाद ये ऊ यहाँ पर अलग कर देंगे स्वर और ये पास्य अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्वरों को अलग कर लिया। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब ई के स्थान पर हमें क्या करना है, यह करना है। तो हम फिर से लिख देंगे शुद्ध, ई के स्थान पर हम लिख देंगे हलंत य और ये ऊ एज इट इज रहेगा और पास्य। हमें दोनों को नहीं हटाना है, हमें सिर्फ ई के स्थान पर य करना है। तो सिर्फ हम ई को हटाएंगे और य लिखेंगे, नहीं तो दोनों को हटाना नहीं है। कुछ कुछ संधि आगे आएंगे जिसमें दोनों को हटाना पड़ता है, लेकिन इस संधि में सिर्फ हमें जो ई है उसके स्थान पर य करना है। तो ई के स्थान पर हमने य लिख दिया। अब हम इसको जोड़ देंगे, ये शुद्ध हलंत है और ये य हलंत है, तो ये ध में य जुड़ जाएगा और ये ऊ है, तो ये ऊ की मात्रा इसको लग जाएगी और ये हो जाएगा पास से हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो गई यन संधि। ये मैंने ह्रस्व ई का बताया, वैसे ही दीर्घ ई का होगा। दीर्घ ई में क्या होगा, जैसे अगर यही हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये ऐसा न हो कि ऐसा हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि ई के जगह पर हमें यही करना है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ऊ। अब ये ऊ के जगह पर हमें क्या करना है, व। फॉर्मूला में मैंने बताया था ई के स्थान पर यह करना है और ऊ के स्थान पर हमें व करना है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हम लेते हैं मधु प्लस अरिही। ठीक है, ऊ की मात्रा आ गई। अब यहाँ पे ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ इसका सेम एज इट इज रहेगा। हाँ, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई कि मैंने आपको बोला था कि ई को या न ची इस सूत्र का काम कहाँ पर आएगा। तो ये जब हम संधि कर रहे हैं ना, तो जो हमारा लास्ट लाइन होता है, मतलब कि जो हमारा ये जो हमने सॉल्व किया, मतलब ई के स्थान पर हमने यह किया, तो हमने यहाँ पर ये सूत्र लगाया ई को एन एच ई, तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना होता है। अगर हमने ये नहीं लिखा सूत्र, जो संधि कर रहे उसका सूत्र, जिस स्टेप में हमने संधि की है वहाँ पर अगर हमने ये सूत्र नहीं लिखा तो हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हम ऊ के आगे वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो अगर मधु प्लस अरि, तो वैसे ही हम मध को अलग कर देंगे, हलंत ऊ अलग निकाल देंगे, आगे अ है विजातीय स्वर है और री को हम अलग निकाल देंगे। अब ऊ के सामने विजातीय स्वर है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो ऊ के जगह पर हमें क्या करना है, व करना है। तो हम मध एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर व कर देंगे और ये अरिही। अब यहाँ पर हमने ई को एनएचई कर दिया, तो हम ब्रैकेट में ई को एनएचई लिख देंगे याद से, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब इसकी संधि कर देंगे, ध आधा है व आधा है, दोनों को मिला दिया और ये अ स्वर है, तो ये अ स्वर इसमें लग गया, मध्वरी। ऐसा ही जो दीर्घ ऊ है जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा होती है उसका भी सेम होगा। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि री को र करना है, यानी री के स्थान पर र कैसे करना है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं धातु प्लस अंशः। अभी यहाँ पर हमें री की मात्रा दिख रही है, तो हम वही वर्ण में से स्वर को अलग निकाल देंगे, ये हलंत हो जाएगा। और यहाँ पर आगे ये स्वर दिख रहा है, ठीक है, इसको अलग कर दिया। अब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि री के सामने विजातीय स्वर आया, तो री के स्थान पर हम र करेंगे, तो हो जाएगा धात एज इट इज, र कर दिया हलंत और ये अंशः। ठीक है, अब हमने र कर दिया। अब हमको इसको जोड़ के एक शब्द बनाना है, तो अब त और र को कैसे जोड़ोगे। अब आपने संयुक्त व्यंजन पढ़े होंगे कि त और र ये दोनों मिलके त्र बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है। फर्स्ट चैप्टर में ही हमने स्वर और व्यंजन ये दो प्रकार देखे थे, तो ये व्यंजन का ही प्रकार है संयुक्त व्यंजन। तो त और र को मिलके हम कर देंगे त्र, तो ये हो जाएगा धात्र और ये अ का स्वर इसमें जुड़ के ये अनुस्वार और ये शह, धात्रंशः। तो ये हो गया आपकी
यन संधि, और इस स्टेप पर हमने संधि की तो यहाँ पर हम उसका सूत्र लिख देंगे। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि लू को ल कैसे करना है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं लू प्लस आकृति, ठीक है। आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये वाला स्वर लिखा मिलेगा, ठीक है। ऐसा जैसे यहाँ पर मात्राएं थी, ये आपको लिखा मिलेगा, तो इससे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि ये यन संधि का एग्जाम्पल है। तो हमने लिया लू प्लस आकृति। अब ये लू है तो अब स्वर निकालने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही स्वर अलग ही आया है। उसके बाद ये स्वर निकल जाएगा आकृति में से आ, और ये कृति। अब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि लू के आगे विजातीय स्वर आया, तो हम लू के स्थान पर क्या करने वाले, ल, तो ल कर दिया। उसके बाद आकृति एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर संधि करी इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इको या नची। उसके बाद अब इसको जोड़ना है, तो ल हलंत है, इसमें ये स्वर लग जाएगा तो ये हो जाएगा ला, और ये कृति, तो ये हो गया लाकृति। तो ये जो थे वो सारे एग्जाम्पल्स, मैंने हर एक कैटेगरी का एक एक एग्जाम्पल आपको बताया है। तो इस तरह से यन संधि के एग्जाम्पल्स सॉल्व होते हैं। मैं आपको यन संधि के नोट्स दिखा देती हूँ।